अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्मेको एक्सपर्ट। टुडे द टॉपिक वी विल डिस्कस इज ऑल अबाउट अनीमिया। द रेफरेंस इज फ्रॉम द फिजियोलॉजी बाय जेपी। लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे सिंपली द रिडक्शन इन द आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन एंड पीवीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी के आपके आरबीसी सेल्स, ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, एक सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स एंड देन प्लाज्मा। अगर आपका रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो गया तो फिर भी ये सिम्टम है अनीमिया का। अगर हीमोग्लोबिन काउंट आपका कम हो गया, यानी कि आपकी जो मेन प्रोटीन है रेड ब्लड सेल्स में अगर वो कम हो गई है, तो आपको ज़्यादातर एक्सपीरियंस होगा हाइपोक्सिया का, तो भी अनीमिया के साइंस है। अगर पीवीसी, यानी कि पीवीसी एक टेक्निक है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं सीबीसी में, जिसमें आप प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट आउट करते हैं, तो अगर इसका भी वॉल्यूम अगर कम हो गया तो फिर भी ये साइन ऑफ अनीमिया है। अगर इसकी काजेज़ में देखें तो काजेज़ में डिक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि आपका लिवर जो है, अगर आप अडल्ट हो तो आपका लिवर बना रहा है आपके रेड ब्लड सेल्स। अगर चाइल्डहुड में है तो फिर आपके बोन मैरो, रेड बोन मैरो स्पेशली, वो जो है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम कर रही है। तो इसका मतलब कि अगर आपको अनीमिया है तो आपका लिवर जो है डिक्रीज प्रोडक्शन यानी कम बना रहा है आरबीसीज। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपके सेल्स ओल्ड हो गए हैं तो इनकी नॉर्मल हाफ लाइफ होती है 120 डेज़। अगर उनकी फ्रेजिलिटी कम हो गई है तो वो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि उसकी कैपिलरीज का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। एक्सेस लॉस फ्रॉम द बॉडी, ये हेमरेज की सूरत में हो सकता है कि आपके जीआईटी ट्रैक में आपको अगर वहाँ पेप्टिक अल्सर है तो उसमें से ब्लड लॉस होता रहेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ब्लड काउंट है वो कम हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम आप इटोलॉजिकली क्लासीफाई करें एनीमिया को, तो देर आर द 5 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी। फर्स्ट वन है हेमोरेजिक अनीमिया, सेकंड वन हेमोलिटिक अनीमिया, थर्ड वन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया, फोर्थ वन एप्लास्टिक अनीमिया एंड फिफ्थ वन अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। देन व्यूवर्स हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। हेमोरेजिक अनीमिया, anemia due to loss of blood from body. There are two subtypes of hemorrhagic anemia, यानी कि इसकी मेन वजह है कि आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है। वो आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो पेप्टिक अल्सर की सूरत में हो सकता है या किसी डायरेक्ट एक्सीडेंट या वगैरह वगैरह। इसमें अगर आगे दो देखें तो दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट टाइप है, एक क्रोनिक टाइप है। एक्यूट यानी कि सीवियर एंड शॉर्ट टर्म, सडन लॉस ऑफ ब्लड as in case of accident, plasma recovers in 24 hours and while red blood cells in 4 to 6 weeks, यानी कि सडन आपके कोई इंजरी हुई है और उसमें से डायरेक्ट जो है ब्लड लॉस हो गया। और क्रोनिक में अगर हम देखें तो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम लाइक अ पेप्टिक अल्सर और मिनोरिया, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मिनोरिया इज़ द कॉमन डिजीज़। अगर हम इन्हें फर्दर एक्सप्लेन करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक्यूट टाइप में जो है सेल की जो साइज़ है और उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन क्रोनिक में अगर हम देखें तो सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। उसकी मेन वजह है कि सबसे पहले आयरन का लॉस होगा बॉडी में से, और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन काउंट यानी कि जो प्रोटीन बन रही है आयरन की वजह से, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। अगर उसकी प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी वजह से सेल साइज़ स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकेंड टाइप hemolytic anemia. This one is due to excessive hemolysis, यानी breakdown of blood cells that is not compensated by the RBC production. This may be due to extrinsic or intrinsic factors. यानी कि इसकी मेन, इस टाइप ऑफ अनीमिया की जो मेन वजह है वो ये है कि ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, और जो टूट रहे हैं उस लॉस को पूरा नहीं किया जा सकता उसकी वजह से कि जो आरबीसीज पैदा हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन रेट लो है और जो हीमोलिटिक रेट है वो ज़्यादा है, डिस्ट्रक्शन रेट ज़्यादा है। और ये दो तरीके के फैक्टर से हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी और इंट्रिंसिक फैक्टर भी। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में तीन चीज़ें हैं, लिवर डिसीज़, रेनल डिसऑर्डर्स एंड हाइपरसेप्लिनिज्म। लिवर डिजीज़ में जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आपका सेल जो लिवर है वो रीन्यू करता है सेल्स को। तो रेनल डिजीज़ में
वहाँ पे आपके फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में, वहाँ जाके ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। हाइपरसेप्लिनिज्म यानी कि जो मैकेनिज्म हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेप्लिनिज्म में कैपिलरीज का साइज़ बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है और अगर जो सेल्स फ्रेजाइल कम हो वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन इंट्रिंसिक फैक्टर, ड्यू टू इनहेरिटेंस फैक्टर अनहेल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल सेल्स, दिस लीड टू टू कंडीशंस। इंट्रिंसिक फैक्टर में ये है कि सबसे पहले अनहेल्दी आरबीसी सेल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि दूसरे नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें आगे दो कंडीशंस हैं, सिकल सेल एनीमिया यानी कि सिकल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं दरांती, उस शेप के सेल्स बनेंगे, एंड देन थैलासीमिया रिंकल्ड एंड डिस्टॉर्टेड सेल्स। अगर इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। थर्ड टाइप इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर erythropoiesis like iron, protein, vitamin B12 and vitamin C, folic acid, etc. These are the nutrients required for the normal production of the RBCs. इसकी अगर हम डिटेल देखें तो इसके आगे सब टाइप्स हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज द ड्यू टू द एबनॉर्मल आयरन मेटाबॉलिज्म एंड इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। सेकेंड वन प्रोटीन रिडक्शन एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है, जैसा कि पहले हो गया बता चुके हैं कि आयरन अगर कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, तो जिसकी वजह से एनीमिया होगा। एट द एंड प्रीनिशियस एनीमिया, दैट वन इज द टर्म दैट यू विल बी फेमिलियर, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 हमें अपनी डाइट में चाहिए होता है एज अ सप्लीमेंट फॉर द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अगर इसकी पुअर एब्जॉर्प्शन होगी फ्रॉम जीआईटी ट्रैक, देन देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 दैट विल लीड टू प्रीनिशियस एनीमिया। फोर्थ वन टाइप इज अ एप्लास्टिक एनीमिया, ड्यू टू द डिसऑर्डर बोन मैरो दैट इज रिप्लेस्ड बाय द फैटी टिश्यू। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें रेड बोन टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं फैटी टिश्यूज से, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स पैदा होते हैं और एबनॉर्मल सेल्स की वजह से आगे एनीमिया हो जाता है। इसकी काजेज हैं रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्स रेज, यानी कि जिस तरह के हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें हमें एक्सपोर करते हैं अपनी बॉडी को एक्स रेज पे। तो अगर एक्स रेज से ज़्यादा रिपीटेड एक्सपोजर होगा, ज़्यादा दफ़ा उसके सामने बॉडी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देयर विल बी अ cause of aplastic anemia. Presence, second cause is presence of bacterial toxins like quinine and radium. Malaria fever, and radium is a radioactive element that will cause aplastic anemia. And tuberculosis, you will be known by this term, you will be familiar, that is known as TB. Fifth and last type of anemia on the basis of etiology is anemia of chronic disease. Lifespan of RBCs due to the disturbance of iron metabolism or resistance to erythropoietin action is short. यानी कि RBCs का लाइफ स्पैन जो है नॉर्मल 120 डेज़ है, तो अगर वो शॉर्ट हो जाता है तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। आयरन मेटाबॉलिज्म यानी कि आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं ठीक हो रहा, are resistant to erythropoietin action. Erythropoietin is a hormone that is secreted from the adrenal cortex from over the kidneys. इसकी काजेज हो सकती हैं, पहली काजेज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जोड़ों का दर्द मेनली इन नी, एंड द सेकंड वन टाइप्स इज ट्यूबरकुलोसिस TB. थर्ड टाइप इज क्रोनिक रेनल फेलियर, रिड्यूस इरिथ्रोपोइटिक सिक्रीशन, अगर इरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन ही कम होगी तो वो भी एनीमिया की काज हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। फर्स्ट वन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इसका क्या सिम्टम्स हैं और साइंस हैं। इंक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, अगर एनीमिया है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हार्ट थोड़ी सी मेहनत करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट यानी ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट पर बीट इज इंक्रीज्ड। एंड सेकंड वन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर क्या असर होगा इसका एनीमिया का। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड फोर्स, यानी कि रेस्पिरेशन का जो रेट है लेकिन ये इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो डायफ्राम नीचे से फोर्स लगा रहा है वो भी फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। डाइजेशन पे एनोरेक्सिया, नाजिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉर्मल, यानी कि
दिल ख़राब, एमिटिंग एमेसिस में बी कॉमन, एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी कॉमन है इसमें इन केस ऑफ अनीमिया। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर क्या असरअंदाज होगा? इन फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आप समझते ही हैं, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू अनीमिया। एंड अदर, इंक्रीज सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड ज़्यादा लगेगी, हेड सर में दर्द होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, आप किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे, बेजल रेट इंक्रीज इन सवेयर अनीमिया, और मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थैंक्स व्यूवर, द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इज़ ऑल अबाउट अनीमिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, और इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया विद रेफरेंस टू द फार्माकोलॉजी। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।